हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। प्रख्यात ज्योतिषी शंकर दावल जी के साथ जो हमने पॉडकास्ट किया था शनि की बकरी चाल को लेके, आज उसी के पार्ट 2 की बारी है। शनि का बकरी होना और बाकी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके लिहाज से भारत पर क्या असर रहने वाला है। अलग अलग राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, तो वहां कैसे नतीजे रह सकते हैं, इन सभी बातों के ऊपर चर्चा इस पॉडकास्ट में हुई है। आप पॉडकास्ट देखें उसके पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लंबे पॉडकास्ट इस चैनल पर आप छोटे पार्ट्स में देखते हैं तो कम समय में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, यही हमारी कोशिश है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए दिखाती हूं इसी पॉडकास्ट का पार्ट 2। आप जब ये कहते हैं डॉलर की साख ख़त्म होगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया, फाइनेंस मेरा फेवरेट टॉपिक है और मेरे व्यूअर भी जानते हैं, अगर वो पैसा बोलता है को सब्सक्राइब उन्होंने किया हुआ है। जब मैंने बहुत स्टडी किया तो मैंने पाया कि डॉलर की साख तो ख़त्म होगी, डी डॉलराइजेशन के लिए दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन डॉलर नहीं तो कौन, वो एक समस्या बहुत बड़ी है। ब्रिक्स की करेंसी, क्योंकि बहुत से देश हैं तो वो नहीं हो पाता, यूरो नहीं हो पाता, युआन भी अभी 6-7% पे ही है। तो अगर मैं ये ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहूँ, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा मुझे मिला नहीं, तो डॉलर नहीं तो कौन में कुछ नाम है सामने। मैंने भी ये चीज़ बहुत देखने की कोशिश करी कि भाई मेरे को ये तो लग रहा कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में चेंज होगा, बट हाउ उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, इसके मैं आई हैव नॉट बीन एबल टू कंक्लूड ऑन दिस कि वो मैनिफेस्ट क्या होगा। ये हो सकता है कि डॉलर अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाए, जर्मन अलग अलग करेंसीज अलग अलग बास्केट्स हो जाए। अब वो बास्केट्स क्या होंगी, वो कैसे नहीं होंगी, ना तो मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ, ना मैं इंटरनेशनल इकोनॉमी जानता हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजी को इससे कोरिलेट कर सकता हूँ। लेकिन डॉलर की साख कम होगी। डॉलर की इंटरनेशनल जो सिस्टम ऑफ चल रहा है, डॉलर की साख कम हो, मगर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स चल रही है, इंटरनेशनल इकोनॉमी जिस वे में चल रही है, वो 2029 वो बीज होगी लड़ाई की, जो 2032 में लोग कहते हैं वर्ल्ड में, जो हमको दिख रहा है स्ट्रेट 2032 में वर्ल्ड में लड़ाई होगी, उसका बीज जो होगी वो 2029 में जो करेंसी जो है, करेंसी में चेंज होगा। दैट विल बी द रीजन। ये 32 वाला जो आपने जिक्र किया, तो क्या कोई ऐसा ग्रह है जो इसके लिए अकेला जिम्मेदार है, या बहुत सी ग्रही दशाएं हैं? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि भाई अभी से लेकर के जो गुरु है वो 2032 तक जो उनकी चाल है वो बहुत स्पीड उन्होंने पकड़ी हुई है। तो क्या कोई एक ग्रह है, हम क्योंकि शनि की बात कर रहे हैं। सिंपली आपको इसका बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हाँ। मगर एक लोग कहते हैं महाभारत हुआ था जब शनि रोहिणी नक्षत्र में गया था। महाभारत की लड़ाई हुई थी जब शनि रोहिणी में गया था और बहुत चीज़ें खराब हुई थी। वही शनि वैसा ही रोहिणी नक्षत्र में जाएगा और उस समय युद्ध होगा। मगर आप याद रखिए, रोहिणी जो नक्षत्र जो है वो नक्षत्र करेंसी का ही नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र का मालिक शुक्र है, और शुक्र आज के परिप्रेक्ष्य में फैमिली छोड़िए, फाइनेंस और बिजनेस का कारक है। और शनि इस समय जब रोहिणी नक्षत्र में जाकर आगे मृगशिरा में जाएगा, चंद्रमा की तरफ जाएगा, वो भी करेंसी है आपके। चंद्रमा इज ऑल्सो लिक्विड करेंसी। आज के परिप्रेक्ष्य मेरा अपना व्यू एज एन एस्ट्रोलॉजर इस कि हम वो महाभारत को लेकर यहाँ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि देश काल पात्र बदलता है, देश काल पात्र। तो ये जो होगा, शनि का रोहिणी में आना और मृगशिरा में जाना और उस समय चेंजेस आना, वो समय होगा जबकि जो करेंसीज होंगी, क्योंकि 2 और 7 वीनस इज व्हाट 2 and 7। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत गुड में जाइए, इसमें मैंने D9 चार्ट्स भी देखे हैं, हर कंट्री के भी। D9 चार्ट इज द फादर चार्ट एंड D1 चार्ट इज द मदर चार्ट, क्योंकि D1 में एक नक्षत्र में आपके दो नक्षत्र होते हैं। जैसे आप एरीज लीजिए, अश्विनी भरनी होगा और एक पार्ट कृतिका का होता है, 9 होते हैं ना, है ना, उसी का 9 का आपका नवांश बनता है। तो दैट इज द फादर चार्ट। और जो एक नक्षत्र होता है उसमें 4 होते हैं, 4 पद होते हैं, तो दैट इज द मदर चार्ट। तो दिस स्टडी of going from the D1 chart to the D9 chart is a very
इन डेप्थ स्टडी वन शुड डू। और इसमें अगर आप देखिएगा हर नक्षत्र, आप अगर आप अश्विनी भी लीजिएगा तो इसके 3 नक्षत्र होंगे आपके 40 डिग्री के। 13.20 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल कम टू 40 डिग्रीज। तभी उपाय भी हम हर उपाय 42 दिन 43 दिन का होता है फॉर एन इंडिविजुअल। तो हमें क्या देखना है, हमें हर चीज़ में ये देखना चाहिए उस समय जिस समय घटना घट रही है, जो हमारा D1 चार्ट है विच उसका जिस नक्षत्र में है वो D9 में कैसे माइग्रेट करता है, और वो नक्षत्र जो होता है वो हमारे तीनों नक्षत्र को भेदेगा। जैसे कि अभी इस टाइम चल रहा है, कौन सा चल रहा है नक्षत्र, आपका रेवती नक्षत्र चल रहा है, शनि का आपका शनि का नक्षत्र चल रहा है, उसके 3 नक्षत्र होंगे 13.20 13.20 13.20 करके, ठीक है, 40 हो जाता है ना। तो वो तीनों को एनर्जाइज करता है, वो तीनों नक्षत्रों को। इसी समय अगर आप शनि का, जब शनि इस बार रोहिणी में जा रहा है और उस टाइम की D9 चार्ट को देखिए और इन 3 नक्षत्रों को जो एनर्जाइज करता है करेगा, तो हम मेरे को जो स्टडी में लगता है what will happen is in 2029 the breakdown, the world, the war, the order, the change होगा will be, उसका मूल कारण होगा करेंसी। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, करेंसी विल बी इम्पॉर्टेंट। उस करेंसी को लेकर फिर चेंज होगा कि आप, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सैटर्न इज एन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, और फिर उसके बाद कैंसर वगैरह में जाएगा। इट विल ऑल्सो लीड टू people getting under different roofs. That will be religion. So it will be currency and religion which will lead to disturbances, war, kind of a war. और मैं ये कभी नहीं कहूँगा जो लोग कह रहे हैं कि लाशें बिछ सकती हैं, हो जाएगी वर्ल्ड वॉर, ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड वॉर 1 या 2 भी होता, ब्रिटिशर्स ने करा था वर्ल्ड वॉर 2, तो वो उसमें ब्रिटिश क्योंकि पूरी दुनिया को रूल करते थे तो सब जगह से अपने सोल्जर्स लाए थे, तो वर्ल्ड वॉर हो गई। तो वॉर होगी, इंडिया विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2032 के वर्ल्ड वॉर के अंदर रशिया विल प्ले करेगा। बट इट विल बी अ वॉर बिटवीन द मुस्लिम कंट्रीज एंड द क्रिश्चियन कंट्रीज। इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ, उस खेमे का पार्ट होगी जहां रशिया अमेरिका होगा। जहाँ तक मैं चाइना को देखता हूँ, चाइना को मैं देखता हूँ विल प्ले अ वेरी डबल रोल। चाइना की हॉरोस्कोप स्ट्रॉन्ग है, चाइना की हॉरोस्कोप वीक नहीं है। चाइना ऐसा रोल प्ले करेगा कि जिसे कहते हैं कि जो कि महाभारत में आप समझ लीजिए कोई भी कैरेक्टर हो जिसने कि एक आदमी का साइड लिया, उसको छोड़ दिया, उसको डंप कर दिया और दूसरे के पास चला गया, इससे भी फायदा लिया उससे भी फायदा लिया, दोनों जगह से। चाइना का रोल बहुत ही डूबियस रोल रहेगा। इट विल बी अ रोल ऑफ अ, जैसे ड्रैगन का रोल होता है, एक होता ना कि भाई दोनों तरफ पैर रख लिया, दोनों तरफ फायदा उठा लिया। तो तीनों हॉरोस्कोप में देखता हूँ चाइना विल नॉट फॉल वेरी फास्ट, डाउनफॉल ऑफ चाइना विल नॉट हैपन वेरी फास्ट, इतनी जल्दी नहीं होगा। चाइना आउट ऑफ द 3 कंट्रीज चाइनाज हॉरोस्कोप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो भी नीति अपनाएगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो मॉरली, चाइना विल बी अ स्ट्रॉन्ग कंट्री टू कंटेंड विद। अमेरिका का फॉल होगा, रशिया का फॉल होगा, इंडिया विल इमर्ज एज अ वेरी, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री इमर्ज करेगी और 2035 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इम्पॉर्टेंट होगी एक, मतलब धर्म गुरु बनेगी। लोग कहते हैं कि भाई लोगों को बताएंगे, तो मेरे हिसाब से धर्म गुरु ये नहीं कि रिलीजन भी आजकल बहुत तरीके से बताया जाता है। ये हम अपना वेद भी बताएंगे, चीज़ें भी बताएंगे, बट इट विल बी इन अ डिफरेंट वे। अभी मैं गया था, आजकल वो 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ी थी, जैमिंग करके मेरी बेटी ले गई थी मेरे को, तो उसके अंदर 21 हनुमान चालीसा उसने पहले एक पर्टिकुलर बैंड से प्ले करा, फिर दूसरे बैंड से प्ले करा, तीसरे बैंड से प्ले करा, फिर जैज म्यूजिक से प्ले करा, बट 21 बार हनुमान चालीसा प्ले करा और हम लोग बैठे रहे सब लोग, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी देयर, बट उसको जो बताने का तरीका होगा, हमारे जो अपने धर्म है, हमारे जो वेद है, हमारी जो संस्कृति है, उसको बताने का तरीका विल बी थ्रू टेक्नोलॉजी।
एक चीज तो आपसे मैं इत्तेफाक रखूंगी कि आपने कहा बहुत से लोग कह रहे हैं कि लाशें बिछ जाएंगी और उठाने वाला नहीं होगा, तो ये मैं जरूर इत्तेफाक रखूंगी कि वो दौर अलग था। अब तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जमाना आ गया है और उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है कि दो देशों की सेना आमने सामने खड़ी हो। तो जब सेना ही आमने सामने नहीं होगी तो बहुत ऐसे लाशें बिछने जैसी तस्वीर नहीं होगी। अब जो सवाल मैं पूछ रही हूँ, मुझे लगता है आपको बहुत बचकाना लग सकता है, लेकिन मेरे मन में क्योंकि आया। रोहिणी नक्षत्र की आपने बात की, कहा 2032 में शनि रोहिणी नक्षत्र में रहेगा, और जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय भी लगभग वही स्थिति थी, शनि रोहिणी नक्षत्र में था। क्या रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव ही लड़ाई वाला या युद्ध वाला है? क्योंकि हम जब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र का है, और उनके भी जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर हम देखें, वो कंस से जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर पूतना, और फिर महाभारत जैसा युद्ध भी बाकी तीनों हमने त्रेता युग हो गया, द्वापर हो गया, और कभी देखा नहीं। तो क्या रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव ही ऐसा कुछ युद्ध वाला होता है क्या? रोहिणी नक्षत्र जो है वो अद्रा नक्षत्र की तरफ जाता है। रोहिणी के बाद मृगशिरा आता है, मृगशिरा के बाद अद्रा आता है। अद्र नक्षत्र शिव जी का नक्षत्र होता है, रुद्र नक्षत्र होता है, और रोहिणी और अद्र के बीच में मृगशिरा नक्षत्र होता है, सौम्य नक्षत्र होता है। रोहिणी नक्षत्र भी, अगर आप महाभारत भी, क्योंकि आप बात कर रही थी, मैं सोच रहा था, मैंने लिखा भी था ये नोट, महाभारत की लड़ाई भी, उसकी मूल कारण बहुत चीज़ें थी, द्रौपदी भी हो सकती है, मगर मूल कारण थी 5 गांव। ठीक बात। और उस समय पैसा होता था जमीन से। हाँ। आज पैसा का वही स्वभाव ट्रेड में बदल गया है, वही स्वभाव हर चीज में बदल गया है, तो उसी वही चीज रहेगी, वही मूल कारण है। और रोहिणी नक्षत्र होता अबंडेंस का, रोहिणी नक्षत्र होता वैभव का। तो जैसे कहते हैं रोहिणी नक्षत्र से अद्र, कंस्ट्रक्शन के लिए डिस्ट्रक्शन जरूरी है। जब तक चीज खत्म नहीं होगी नई चीज नहीं बनेगी, और यही चीज रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव कृष्ण जी का स्वभाव है। कृष्ण जी ने कहा था जो रूल्स जो अभी अप्लाई नहीं करते उनको तोड़ दो। अरे भाई भीष्म पितामह, तुमने एक कसम खा ली कि तुम नहीं उठाओगे और ये नहीं करोगे, अपनी माँ को कसम दे दी, वो लेकर तुमने जाकर मतलब दुर्योधन का साथ ले लिया, तो कृष्ण ने कहा तुम्हारा अंत होना जरूरी है। कर्ण का एग्जाम्पल, आप हर पात्र का एग्जाम्पल लीजिए। रोहिणी नक्षत्र में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी, और सब विद्वान लोग, मतलब कर्ण को पता था उसकी मौत आ रही है, उस नक्षत्र देख के बता दिया था कि मैं हार जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान ने यही कहा था कि जो पानी सड़ रहा है उसको फेंको, नया पानी लो। जो रूल्स अभी नहीं अप्लाई करते हैं उनको हटना पड़ेगा, उनको खत्म होना पड़ेगा, नए रूल्स बनेंगे। एंड दैट इज व्हाट ही डिड। प्राण जाए पर वचन ना जाए, भीष्म पितामह जी उसी पे लगे हुए थे, है ना भाई। कर्ण अपने लगे हुए थे कि हम अपने दोस्त को, मैंने अपना दिया हुआ वचन की, भाई उसने मेरे को मदद करी थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो दुर्योधन का साथ दूंगा। द्रोणाचार्य का भी यही था। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि जो चीज़ खत्म है, गलत है, वो चीज़ खत्म होना चाहिए और नई चीज़ शुरू होना चाहिए। ये है रोहिणी, और इसीलिए महाभारत हुई थी। और यही जो आ रहे हैं, यही चीज़ होगा रोहिणी नक्षत्र में, कि अब इतने दिनों ये जो खंड खाल जिसकी मैंने शुरू में बात करी थी वो ख़त्म हो रहा है। तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं जो सड़ गई हैं, जो ख़राब हो गई हैं, जो ख़त्म हो गई हैं, उनका अंत होकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर या नया चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए। और शुरुआत तभी होगी जब वो ख़त्म होगी। तो कोई जो आपने कहा जो मैंने कहा वो एक ही बात कही। खंड काल का आप शुरू से लेके अभी तक कई बार जिक्र कर चुके हैं जब से हम ये पॉडकास्ट करें। थोड़ा अगर आप हमें शॉर्ट में समझाएं कि वैश्विक स्तर की जब भविष्यवाणी आप करते हैं तो उसमें इसका क्या उपयोग होता है, कैसे उस काल को खंड में बांटा गया? देखिए, ये तो अगर आप बहुत वेद वगैरह में जाइए तो इसका बहुत ही ऋग्वेद में इसको बहुत 1000 साल, हर चीज़ का बहुत लाखों, कलयुग 5 लाख, वो उसको बताने में तो मेरे को बहुत मैथमेटिकली बताना है। आपको जो दर्शक है उनको बताने के लिए आप ये समझिए, आपकी जो हॉरोस्कोप है वो 360 डिग्री की एक रेखा है, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। और हर एक डिग्री
आपकी ज़िंदगी की एक कहानी बताती है। और उस डिग्री के बीच में भी 360 सूक्ष्म 100 सूक्ष्म वो है, मतलब खंड है। तो इसी तरह हमारे वर्ल्ड की भी ये जो, अगर हम अपने एस्ट्रोलॉजी लें तो 360 साल का एक समय जो है, और वो हर डिग्री जो है वो एक आपको कहानी बताती है। वो हम अगर 30-30 डिग्री में डिवाइड करते हैं तो हर 30 साल में आपको एक नई चीज़ें आपको होंगी, बदलेंगी चीज़ें। उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कैसे है, कितना बदल रहा है। कंट्रियों की एनुअल हॉरोस्कोप होती है, जैसे कि आप जानती हैं, शुक्ल CSP होती है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड होती है, वो सब भी देखकर उसके हिसाब से ये जो 30 साल है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। जो मैं 2026 तो नहीं कहता हूँ, मैं 2020 टू 2050 का एक जो टाइम है वो डिफाइन करता हूँ। 47 तक हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कह रहे हैं, और अब तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं, या मोदी जी कहते हैं कि हमें वो लक्ष्य उसके पहले ही पूरा कर लेना है। तो आपने ये जो 20 से लेके, क्योंकि मुझे लगता है इसकी चर्चा भी 20 से शुरू हुई, और 20 से लेके आपने कहा कि 50 के बीच का वो खंडकाल है। तो मतलब क्या ये जो एक हमने खुद के लिए चैलेंज, या मैं कह सकती हूँ टाइमलाइन निर्धारित की है, तो वो अचीव भी हो जाती हुई लग रही है? एब्सोल्युटली। 2035 के बाद हिंदुस्तान बहुत पावरफुल बनेगा। अब वो लोग कहेंगे राहु की दशा चल रही है, तो राहु चल रही है, राहु तो बहुत खराब प्लैनेट है, राहु तो नेगेटिव प्लैनेट है, राहु तो, बट राहु ही बड़े भारी सन्यासी बनाता है, और राहु बड़ा भारी ड्रगिस्ट भी बनाता है। तो राहु जो हिंदुस्तान के जो राहु आ रहा है, लग्न में आ रहा है, जिस नक्षत्र में आ रहा है, जिस पद में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह एनालाइज करिए। जो अब राहु हिंदुस्तान के लिए आ रहा है, वो राहु ऐसा आ रहा है, वो राहु को बहुत बड़ा, मतलब एक जैसे कैसा गुरु, मतलब राहु, बिना राहु के आदमी बहुत बड़ा सन्यासी, बहुत बड़ा गुरु बन ही नहीं सकता है। तो ये जो राहु आ रहा है, ये ऐसा राहु आ रहा है हिंदुस्तान के लिए, इट विल मेक इट ऑल्सो टेक्नोलॉजी लीडर, टेक्नोलॉजी में भी लीडर बनाएगा, और स्पिरिचुअल में भी लीडरशिप बनाएगा। हो सकता है टेक्नोलॉजी का यूज हो स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, अब मैं भारत की ओर फिर से रुख करूं। आपने कहा कि ताइवान और चाइना का जो वॉर है वो हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन जब हम वॉर की बात करते हैं तो हमें उसमें इंडिया पाकिस्तान का नाम भी एक याद आता है। तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच भी युद्ध जैसी कोई स्थिति बनेगी? बहुत से ऐसे ज्योतिषी थे जिन्होंने कहा था कि उसकी एक स्थिति तो 2026 में भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जबकि शनि वक्री हो रहा है, तो ये शनि के वक्री होने का कोई प्रभाव भारत पाकिस्तान के संबंधों या युद्ध पे पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान की पत्री अलग से देखिए तो पाकिस्तान की पत्री बहुत, मतलब उनका समय अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ही, मतलब समय जो है, मतलब जैसे कहते हैं दयनीय समय है। तो 2000 मेरे हिसाब से 2027 के अंत तक, मतलब भारत और पाकिस्तान, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान हरदम रहेगा, बट एक बहुत इम्पोर्टेंट एंटिटी नहीं रहेगी। पाकिस्तान 2027 तक, और कश्मीर भी है जो कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा है, क्योंकि कश्मीर वो ऐसी जगह जहाँ से सब धर्म इत्यादि सब शुरू हुआ था, तो वो हमें वापस आएगा, हमारा गर्व वापस आएगा। हिंदुस्तान में हिंदुत्व जो है और हिंदू का जो एक गर्व है, वो चीज़ बढ़ेगी। हिंदुस्तान में हिंदुज़म बढ़ेगा, चाहे उसको अच्छा लगे ना लगे। इसको आप एक्सट्रीम में अगर एस्ट्रोलॉजिकली को, एस्ट्रोलॉजी भी अपने एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। हिंदू, it will declare itself before 2045 for sure. हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा 2045 के पहले 2035 के पहले 35 तक मैं कहता हूँ हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के पास आएगा, क्योंकि वो कश्मीर हिंदू हमारा हिस्सा है, वो वापस आएगा। पाकिस्तान रहेगा, एक छोटा सा एक मुल्क बन के रहेगा, और अगले साल उनके यहाँ बहुत
मार काट अराजकता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अति ज़्यादा बढ़ेगी। क्या पाकिस्तान के भी कई टुकड़े होंगे, ऐसी कोई स्थिति बन रही है? पाकिस्तान के टुकड़े ऑलरेडी हो ही चुके हैं, चाहे वो आप दिख नहीं रहे हो, बलूचिस्तान अलग हो ही चुका है, पख्तूनिस्तान वो अपना कह रहे हैं, उन्होंने अपना डिक्लेयर भी कर दिया है, सिंध और पंजाब बचा है, यहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बचा है। शायद अभी कुछ मुल्कों के कारण, जैसे कि मैंने कहा चाइना का एग्जाम्पल दिया था, चाइना के कारण पाकिस्तान खड़ा हुआ है, मगर यही उसी तरफ मैं इशारा दे रहा था 2032 और 35 के बीच में, 2029 और 32 के बीच में चाइना जो है वो पाकिस्तान को मतलब छोड़ देगा, मतलब जो जितना उसको दे रहा है महत्व नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान तो दूसरों के दम पे ही टिका हुआ है ना। ठीक बात, अमेरिका से आधा पैसा लिया, आधा चाइना से लिया, तो that is bound to happen, and not it is common knowledge also which I can speak, but astrologically also one can see it, दिख रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली भी दिखता है वेरी क्लियरली। हम जब ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है या पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो हुक्मरान रहते हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि भारत में आतंकी भेजो, सो दैट लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा सके। तो क्या वो कोशिश जारी ही अब रहने वाली है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें ये लग रहा था कि हमने शायद मजा चखा दिया है अच्छे से, वो कोशिश पाकिस्तान की जारी रहेगी भारत में आतंकी वो हो रही है और वो होगी। जो आपने पहला आपसे सवाल पूछा था कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे लोगों के कारण भी आएंगे, युद्ध के कारण भी आएंगे, कुछ इश्यूज होंगे, अर्थव्यवस्था के कारण आ सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बढ़ सकती है, सब चीज़ें थोड़ी तो पूरे वर्ल्ड में होंगी, हिंदुस्तान में बल्कि कम होंगी, मगर बहुत कुछ होगा जो कि बाहर के मुल्कों के कारण, और उसमें पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा करने के लिए। अब में क्योंकि अगले साल 3 राज्यों में चुनाव है तो 5 राज्यों में, पर ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो बड़े राज्य हैं उसमें रहता है, तो उस पर अगर मैं चर्चा करूं और शुरुआत उत्तर प्रदेश के साथ करूं, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी थोड़ा डाउन हुई और समाजवादी पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन करके आई 24 में। तो अब जब 27 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या वापस ये स्थिति बन रही है कि बीजेपी की स्थिति डाउन रहे और समाजवादी पार्टी ऊपर आ जाए? नहीं, देखिए मैं जो हॉरोस्कोप में मोदी जी की हॉरोस्कोप, श्री नरेंद्र मोदी जी की हॉरोस्कोप जून 2027 तक बहुत अच्छी है, और ये सारे इलेक्शंस जो होते हैं वो उन्हीं के नेतृत्व से होते हैं। अमित शाह जी की भी हॉरोस्कोप 2027 तक बहुत अच्छी है। मैं मेजर लीडर्स की, योगी आदित्यनाथ जी की भी हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है 2027 जून तक। यूपी के इलेक्शंस 2027 में होंगे, ये तो मैं आपको लिख के दे दूं कि बीजेपी यूपी में आएगी। जहां तक मोदी जी का सवाल है, मैं बहुत सारे सुनता रहता हूं कि वो पूरा टर्म नहीं कर पाएंगे, राइट, बहुत आजकल बहुत सारा, और मेरे कम से कम मैं जब ऐसी टीवी में ऐसी बैठ के मतलब यूट्यूब खोल के आज से 15-20 साल पहले भी मैंने पढ़ा, मोदी जी विल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टिल 2035, क्योंकि उनकी हॉरोस्कोप में ये जो 2032 में जो हिंदुस्तान एक गर्व की, एक गरिमा वाली पोजीशन आएगी, जहां हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनेगा, या मैं हिंदू राष्ट्र ना बोलूँ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनेगा 2032। वो जो काम है वो मोदी जी ही करेंगे। तो ही विल नॉट ओनली विन 2029 इलेक्शंस, 2034 की भी इलेक्शंस वो उनके ही नेतृत्व में लड़े जाएंगे, उसके आगे मैंने देखा नहीं है। तो बी वेरी श्योर, मेरा अपना प्रेडिक्शन है कि नरेंद्र मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर 2029 श्योर रहेंगे। 2032 विच विल बी द टर्निंग पॉइंट फॉर आवर कंट्री, वो उनके ही नेतृत्व में होगा। वो आप हमारी पत्री और उनकी पत्री और बाकी चीज़ों को देखिएगा, देयर इज अ कॉन्शियसनेस, इट इज़ अ डिवाइन प्लान, डेस्टिन्ड है, दैट ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन टू रिमेन इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द कंट्री के कॉन्शियसनेस में रहेंगे, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के कॉन्शियसनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन हिज ओन अपनी तरीके से। ठीक है, उसी तरह मैं वापस यूपी इलेक्शन पे आऊंगी, लेकिन एक सवाल पूछूंगी क्योंकि मेरे बिना पूछे ये सवाल आ गया। आपने अभी अभी कहा कि यूसीसी लागू होगा,
तो क्या पूरे देश में यूसीसी लागू होता हुआ आप देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड? मैं दो चीज़ों या तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा या हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, दोनों में से बोथ आर मोर और लेस विल बी द सेम मेरे हिसाब से। हिंदू राष्ट्र होना मेरे हिसाब से अलग है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद भी अगर संविधान जो अभी है वही चलता रहा तो फिर मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद संविधान भी बदलेगा, बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने कंट्री का वो बदल दिया, मतलब यू हैव चेंज दिस थिंग। जो आदमी हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएंगे और उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। ठीक है, ये बड़ी भविष्यवाणी है। ये 2032 में होगा, 2032 दैट इज द टाइम व्हेन इंडिया विल, बहुत सारी चीजें होंगी। ये समय ये नहीं होगा कि बहुत गोल्डन समय होगा कि लोग बहुत पैसा आएगा, कि बहुत अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, वो नहीं होगा, मगर ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। और इंडिया का जो पीरियड ऑफ जो समय जो होगा, जहाँ से कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, जो हम लोग देखते हैं पैसा आ रहा है, टेक्नोलॉजी, वो 2035 के बाद। और तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। और इंडिया का ये समझ लीजिए 2027-28 आर टफ पीरियड्स, आसान पीरियड्स नहीं है। अब मेरा एक काउंटर है यहाँ पे, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब मैंने पूछा कि बीजेपी वापस आ रही है कि नहीं, तो आपने कहा क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो चार्ट है वो अच्छा है, अमित शाह का चार्ट अच्छा है, योगी आदित्यनाथ का चार्ट अच्छा है, बड़े नेताओं का आप लेके चलते हैं। तो काउंटर मेरा इसमें ये है कि फिर इस स्थिति से अगर मोदी जी का और अमित शाह जी का चार्ट अच्छा है तो क्या पंजाब में भी बीजेपी आ सकती है? प्रेडिक्शन का तरीका तो सेम होगा। पंजाब में देखिए, मेरा मतलब I've studied the charts. अरविंद केजरीवाल जी का जो अभी समय आ रहा है, थोड़ा टाइम है, वो अभी डाउन थे, नाम नहीं है, मगर उनका टाइम थोड़ा सा, उनका जो चार्ट में जो हॉरोस्कोप है, जो थिंग्स आर इम्प्रूव, अच्छी मतलब लग रही हैं, जो उनके थोड़े दिन बाद ख़त्म भी हो जाएंगे, मगर अभी उनका टाइम समय अच्छा आ रहा है। पंजाब में बीजेपी अपनी स्थिति ज़्यादा अच्छी करेगी, ये तो श्योर है। पावर आई डू नॉट, मगर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जी का भी समय जितना खराब था उससे अब अच्छा समय आ रहा है। समय थोड़े दिन के लिए, हर आदमी का तो उनका टाइम है। फिर उत्तराखंड में क्या होगा? उत्तराखंड का मैंने देखा नहीं इससे। अच्छा, उत्तराखंड के इलेक्शन का कुछ भी नहीं देखा? मैंने आई हैव नॉट सीन। हालांकि अभी चुनावों में समय है, तो मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आगे जब आपसे मिलूंगी तो शायद हम उत्तराखंड पे भी चर्चा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जब आपने ये कह ही दिया कि आगे आने वाले समय में भी वो ही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, तो वो सवाल ही यहाँ पे खारिज हो जाता है। आप देखते हैं लोग कह रहे हैं ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट, ज्यादातर बीच में, मतलब वो तो कह रहे हैं कि ये टर्म ही कंप्लीट नहीं। मैं कह रहा हूँ 2029 में इलेक्शंस जीतेंगे। तो ये सवाल भी खारिज हो जाता है कि 29 के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि इसी के साथ ये मालूम चल गया कि 29 के चुनाव में तो फिर इसको मैं लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उनकी पत्री से और बहुत सारी चीजें फिर कीजिए ना। देखिए, उनके पत्री में सबसे बड़ा योग है, लोग उनके केतु को देख के बार बार बोल रहे हैं, एनुअल हॉरोस्कोप को देख के बार बार बोल रहे हैं। आप ये समझिए कि उनके पत्री में शनि शुक्र साथ में है, और जब भी आत्मकारक और अमात्य कारक, ये जेमिनी का सूत्र है, वैसे भी बहुत जगह ये जो दो प्लैनेट साथ में होते हैं, और उनकी भी राहु की दशा आ रही है। राहु 5वें घर में बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए अच्छा होता है, खराब होता है। वो आपके परिवार हो, आपका बाकी चीज़ें हों, बट फॉर पॉलिटिक्स, फॉर पावर और देश नेतृत्व करने के लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी है। तो हॉरोस्कोप को जब भी आप देखिए तो जीव और निर्जीव दोनों चीज़ों को देख के करना चाहिए। तो उनके हॉरोस्कोप में आप देखिएगा, ये जो समय उनका आ रहा है 2030-35 तक बहुत अच्छा समय है। इन द समय मतलब ये नहीं कि कठिनाइयाँ नहीं होंगी, बट पावर से डाउनफॉल नहीं आएगा। और ये शनि शुक्र आत्मकारक अमात्यकारक साथ होने से ये होता है कि उनका जो प्रोफेशन का और सोल की जर्नी है वो एक है। और चंद्र मंगल भी उनका वृश्चिक में बहुत बड़ी चीज़ है।
एक धड़ा ऐसा भी है जो ये मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के और राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। तो आपकी बात अगर मैं मानूं, आत्मकारक और अमात्य कारक की जो आपने बात की है, तो उस लिहाज से क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठना, क्योंकि पद के लिहाज से तो वो ऊंची ही है, ये संभावना समझ आती देखिए, है? आत्म जब भी वो होता है और चंद्रमा, तो सोल एक जो जर्नी है वो कंप्लीट करते हैं। अमात्य कारक कार्य करने का होता है, मतलब आप जो एक वर्क करें, जहाँ आप पॉडकास्ट का काम करें, इसमें बढ़ेंगे। आपको एक पॉडकास्ट के एसोसिएशन का लीडर बना दें, है वो ज़्यादा अच्छा है कि आप पॉडकास्ट के इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। दो अलग चीज़ें हैं। हाँ। तो अगर राष्ट्रपति तो एक एक हेड होता है जो कि डिसीजंस नहीं लेता है, जो कि कार्य नहीं करता है, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि भारत की आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई। अगर प्रधानमंत्री खुद सामने आके ये कह दें कि कोशिश करो अगले 1 साल तक सोना मत खरीदो, ये कहने के बाद भी उनको कस्टम ड्यूटी अगर बढ़ानी पड़े गोल्ड के ऊपर, तो मैं मानती हूँ इतना संकेत ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि जो हमारा मुद्रा भंडार है वो तो अभी खतरे के निशान में है। तो ये जो आर्थिक स्थिति खराब होती हुई दिखाई दी, हमने रुपये की वैल्यू डाउन होते हुए देखी, तो क्या इन फ्यूचर जीने के लिए, एक आम आदमी के लिए भी और देश के लिए भी, पैसा ही सबसे बड़ी चीज होती है, क्या ये बड़ी परेशानी सरकार के लिए खड़ी करेगा? और क्या आर्थिक रूप से जो समृद्ध होना है भारत को, उसकी जगह क्या हम पीछे की तरफ आएंगे अगले कुछ सालों में? जब आप इसको परिप्रेक्ष्य में देखिए, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, ज्यादातर सभी नेशंस के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो हिंदुस्तान नीचे नहीं गिरेगा। मगर आप हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो धड़ा है, 90% जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से, धरती से, उससे जुड़ा। तो वो चीज़ और धर्म, ये दोनों चीज़ों से हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी हिंदुस्तान जो है, वो ज़मीन, खेतीबाड़ी और धर्म, ये दोनों चीज़ें स्ट्रांग होती जा रही है, जिसके बाद भी एग्रीकल्चर की ज़मीनें ना बेचें। अब बचा हमारा 15-20% लोग, हम और आप, या और भी जो लोग हैं, उनके लिए परेशानी आएगी, ज़रूर आएगी। ओके अब जाते जाते सर, ये हमारा टॉपिक ऑल्दो है नहीं पॉडकास्ट का, पर स्टिल मैं चाहती हूँ, ऐसा ज्योतिषी अमूमन कहते हैं कि शनि जब वक्री होता है तो जो उसके बुरे प्रभाव होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। अच्छे ग्रह वक्री होते हैं तो मैंने सुना है कि उनका जो शुभत्व है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और बुरे ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनका जो बुरा प्रभाव होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऑलरेडी जिनकी जान सांसत में है, वो कुंभ, मीन और मेष राशि वाले, जो कि शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, और सिंह और धनु राशि जिस पर ढैया चल रही है, वो जो आपको सुन रहा है, ये 5 राशि वाले जो सुन रहे हैं, उनको आपकी सलाह क्या है? क्या वो घबराएं या वो निश्चिंत रहें? देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल सही, कि आपको एस्ट्रोलॉजी पता है, आप एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट, आप खुद एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, हैं, तो जो आपने कहा बिल्कुल सही है। शनि नेगेटिव है और नेगेटिव हो जाता है। जितने मेलेफिक प्लैनेट है रेट्रोगेट होंगे, वो अपने मेलेफिक बढ़ा देते हैं, वो कम कर देते हैं, एंड दिस इज राइट। इस पर बहुत डिस्कशन है, पर जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। तो शनि का मैं आपको मोटा मोटा 12 राशि का बता देता हूँ, जिनका शनि लग्न में है, जिनका भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अपने देख लें शनि पहले घर में है, वो उनके पास ऐसी स्थिति होगी आजकल शनि वक्री के टाइम में, सब कुछ होते हुए लगेगा कुछ नहीं है। शनि जिनका दूसरे घर में है, झूठ बोलना बंद कर दें। झूठ बोलेंगे, शनि सब दूसरे घर में होगा, आदमी झूठ बोलता ही है। शनि दूसरे घर में, झूठ ना बोलें और अपना धन को बचा के रखें। शनि तीसरे घर में होगा, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर्टी ना बेचें। शनि चौथे घर में होगा, मन में पीड़ा बहुत होगी। शनि 5वें घर वालों के लिए बहुत ख़राब समय है। इस समय हार्ट अटैक, आपके घर में कोई खुशी आएगी, खुशी आने के बाद आप देखिएगा आपके गम आएगा। शनि 5वें घर वाले बहुत ही ध्यान से रहें, खराब समय। शनि छठे, अगर कोई लिटिगेशन, डेट्स वगैरह है, बहुत ध्यान से रहें, प्रॉब्लम आ जाएगा। शनि 7वां घर, बिजनेस करें, ध्यान से करें, अच्छी तरह करें, अच्छा है। जिनका शनि 8वें घर में रहेगा, वो भी बहुत अपने सेहत को लेकर
ध्यान से करें। शनि नवा घर वाले, जिनका भी शनि नवे घर में है, नो प्रॉब्लम्स, अच्छा है। शनि 10वें घर वाले, जिनका भी शनि नेटल चार्ट में 10वें घर में, अच्छा है इस ट्रांजिट के लिए। शनि 11वें घर भी अच्छा है और शनि 12वां घर वाले भी अच्छा है। ये आप शनि जिनके इन घरों में वो देख लें। तो शनि 1 to 6 वाले थोड़ा ध्यान रखें। शनि 7 to 12 जिनका है, वो उनका तब भी ठीक रहेगा। 8वां घर ठीक है, केयरफुल रहे। तो समझदार को इशारा काफी एक लाइन में ही भले बताया गया है, लेकिन मुझे लगता है अगले 6 महीने आपको कैसे बिताने हैं, इतनी सलाह मुझे लगता है काफी है। बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया और पहली बार हमने ये वैश्विक राजनीति की चर्चा की है। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स को जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद आपका सर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पॉडकास्ट जरूर पसंद आया होगा। पूरा पॉडकास्ट आप देख चुके हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए और अब मिलूंगी आपसे अगले पॉडकास्ट में।